हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज हम अपनी वन शॉट रिवीजन सीरीज के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, पूरी डिटेल में मैं आपको इस चैप्टर का रिवीजन करवाने वाला हूँ। स्टार्ट टू एंड पूरी वीडियो में आप मेरे साथ बने रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज अ गवर्नमेंट बजट? गवर्नमेंट बजट क्या होता है? गवर्नमेंट बजट एक ऐसी एनुअल स्टेटमेंट है जिस स्टेटमेंट में द गवर्नमेंट प्रेजेंट्स estimated receipts and estimated expenditures for a fiscal year। हर साल की शुरुआत से पहले सरकार अपने पूरे साल के खर्चे और कमाई का एक एस्टीमेट प्रेजेंट करती है। ठीक है, तो इसका मतलब अभी जो हमारा आने वाला साल है वो है 2024-2025। ठीक है ना, अभी 23-24 चल रहा है, आने वाला साल कौन सा है? 2024-25। तो ये जो आने वाली डेट है 1 फरवरी 2024, इस डेट को हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो लोकसभा में आएंगे और आने वाला साल यानी कि 2024-25 का जो साल है उस साल का एक एस्टीमेट लेके आएंगे। और उस एस्टीमेट में क्या होगा? उस एस्टीमेट में दो चीजें होंगी। उस एस्टीमेट के अंदर एक तरफ तो वो ये बताएंगे लोकसभा में कि हमारे आने वाले साल में कितना रेवेन्यू होगा, सरकार जो कमाएगी, और इसके अगेंस्ट सरकार आने वाले साल में क्या एक्सपेंडिचर करने वाली है। ठीक है, तो एक ऐसी स्टेटमेंट सरकार फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा प्रेजेंट करती है लोकसभा में, जिस स्टेटमेंट में आने वाले साल का एक ब्यौरा होता है। बजट मींस एक ऐसा एस्टीमेट होता है जिसमें सरकार ये बताएगी कि आने वाले साल में हम क्या क्या खर्चे करेंगे और वो खर्च करने के लिए पैसे की कमाई कहां से होगी। तो एक तरफ रिसीट, पैसा आएगा कहां से सरकार के पास, और दूसरी तरफ खर्चे, पैसा जाएगा कहां कहां। तो ये एक ऐसा एस्टीमेट सरकार हर साल की स्टार्टिंग में लेके आएगी। अब इसमें तीन बातें आपको याद रखनी है। एक, ये कब प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि जो बजट होता है वो किस दिन सरकार प्रेजेंट करती है। ये हर साल फेब के महीने की पहली तारीख को सरकार गवर्नमेंट बजट प्रेजेंट करती है। प्रेजेंट कौन करता है? इट इज प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन द लोकसभा। एंड ये जो बजट है ये किस पीरियड का होगा? देखो, कभी भी बजट पुराने साल का नहीं होता है, बीते हुए साल का बजट नहीं होगा। बजट तो आने वाले साल का होगा, कमिंग फाइनेंशियल ईयर का होगा, कमिंग फिस्कल ईयर का होगा। यानी कि ये जो बजट है ये आने वाले 1 अप्रैल से 31 मार्च के पीरियड का होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये जो गवर्नमेंट बजट है इसको लाने के सरकार का पर्पस और ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों ऐसा है कि सरकार को गवर्नमेंट बजट प्रेजेंट करना पड़ता है? पहली बात तो ये है कि हर सरकार ये बताएगी कि वो कितने पैसे कमाएगी आने वाले साल में और उस पैसे से वो क्या क्या खर्चे करेगी। ये हर सरकार का दायित्व है। अब ये जो गवर्नमेंट बजट सरकार प्रेजेंट करती है तो इसके अंदर उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? हर बजट के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं और वो सबसे पहला हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। एवरी गवर्नमेंट ड्यूरिंग इट्स टेन्योर विल ट्राई कि जो हमारा देश है वो हर साल तरक्की करे, हर साल हमारा देश इकोनॉमिक ग्रोथ पे चलता रहे। तो ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये ऑब्जेक्टिव फोरमोस्ट है, प्राइमरी है, हर सरकार का है। सेकंड है रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। किसी भी सरकार को ये कतई अच्छा नहीं लगेगा कि उसके सरकार के होते हुए जो देश है उसके अंदर भुखमरी और गरीबी और बेरोजगारी फैल रही है। तो एवरी गवर्नमेंट विल ट्राई टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसके लिए वो बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करेंगे, वो बहुत सारे पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स लेके आएंगे बजट के अंदर, जिसके अंदर वो एक एक करके डिटेल में बताएंगे कि हम कौन सी पॉलिसी में कितने पैसे खर्च करके इस पॉवर्टी और इस अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कोशिश करेंगे रिड्यूस करने की या इरेडिकेट करने की। सो दिस इज अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट्स बजट। उसके बाद आता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब जितने भी संसाधन है देश के पास, पैसा है, ह्यूमन रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज की वो रीएलोकेशन करती है। रीएलोकेशन मतलब किन सेक्टर्स में इनको लगाने का रोल
ज्यादा है और किन सेक्टर्स में इनको ज्यादा अहमियत नहीं देनी है, तो वो सेक्टर एलोकेशन चेंज करती है। फॉर एग्जांपल, अगर सरकार को लगेगा कि आने वाले साल में हमारे को एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है, इंडस्ट्री एक तरह से डेवलप हो चुकी है, तो वो इंडस्ट्री से रिसोर्सेज को रीएलोकेट करके निकाल के एग्रीकल्चर की तरफ डालेंगे। सो एक तरह से वो जो स्कीम्स पिछले बजट में पूरी हो चुकी हैं और उनमें पैसा बचा हुआ है, उस पैसे को भी वो रीएलोकेट करके न्यू स्कीम्स में डाल सकते हैं। ठीक है, तो पिछली जो स्कीम्स हैं, पिछले साल की जो पॉलिसीज हैं, उनको पूरा करने के लिए जो पैसा पिछले बजट में दिया था, अगर वो बच गया तो वो पैसे को निकाल के वो नई स्कीम्स, नई पॉलिसीज, प्रोग्राम्स में डालेंगी। जो सेक्टर्स डेवलप हो चुके हैं या जो सेक्टर्स में प्राथमिकता सरकार की चेंज हो चुकी है, वहां से पैसा निकाल के सरकार दूसरे सेक्टर्स या दूसरे रोल्स ऑफ द इकोनॉमी में एलोकेट करेगी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी मतलब ये जो गरीब और अमीर का जो फासला है, ये जो इकोनॉमिक डिवाइड है, इसको भी कोशिश करती है हर सरकार फिल करने की, इस गैप को खत्म करने की। यानी कि अमीरों के ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है ना, उनके ऊपर ज्यादा टैक्स का बोझ डाला जा सकता है बिकॉज दे कैन पे फ्रॉम देयर अर्निंग्स, और वो टैक्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करके, रीचैनलाइज करके सब्सिडी के माध्यम से या कम टैक्स लगा के गरीबों को बांटा जा सकता है, उनको फायदा दे सकते हैं। सो इस तरह से इनइक्वालिटी का जो गैप है, इसको रिड्यूस करने का, और जो इनकम है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पूरे देश के हर समाज के वर्ग के ऊपर हो, इसका भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट के अंदर। फिर है प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। एवरी गवर्नमेंट विल ट्राई कि इन्फ्लेशन ज्यादा ना हो, प्राइसेस स्टेबल रहें। उसके लिए भी गवर्नमेंट प्रावधान करती है, बहुत सारे पॉलिसीज, प्रोग्राम्स लेके आती है, रूल्स रेगुलेशंस लेके आती है और कोशिश करती है कि प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, बिकॉज इन्फ्लेशन होगी तो कुछ ना कुछ जो वर्ग हैं, गरीब वर्ग हैं, उनको दिक्कत आएगी। सो प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये हमारा फोकस रहेगा। और फिर लास्ट है फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। सरकार बहुत सारे बिजनेस धंधे चलाती है ना, बहुत सारे बैंक्स हैं, LIC है, और भी पब्लिक सेक्टर, इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, BHEL है ना, ये बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर भी सरकार है, और उनकी फंक्शनिंग, उनकी फाइनेंसिंग, उनकी मैनेजमेंट भी कैसे होगी, उस फाइनेंसिंग के लिए पैसा कहाँ से आएगा, और उनकी क्या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की क्या रोल है, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये भी बजट में प्रावधान इसका होगा। सो इस तरह से सरकार हर बजट के अंदर अपने मेन कुछ फोकसेस होते हैं, पर्पसेस होते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको प्रेजेंट करती है। ठीक है, अब इसके ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा होती है लोकसभा के अंदर, और फिर इस बजट को पास किया जाता है। पहले लोकसभा से जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, और फिर प्रेसिडेंट की असेंट मिलती है, तब जाके ये बजट लागू होता है। ठीक है, देन हमें जो सीखना है वो है कि जो बजट सरकार पेश करती है उसके कंपोनेंट क्या हैं, उसके स्ट्रक्चर कैसा है उसका बजट का। तो मोटे तौर पर जो सरकारी बजट है वो 2 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है, या 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक है रेवेन्यू बजट और एक है कैपिटल बजट। तो एक हो गया मेन बजट, यानी कि हम ऐसे समझें, सरकार का जो बजट है उस बजट के अंदर 2 छोटे छोटे बजट हैं, स्मॉलर कंपोनेंट्स। एक है रेवेन्यू बजट और एक है कैपिटल बजट। चाहे रेवेन्यू बजट हो चाहे कैपिटल बजट हो, इन दोनों में ही 2-2 पार्ट हैं। इसके अंदर भी 2 पार्ट हैं और फर्दर इसके अंदर भी 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है रिसीट्स का, यानी कि कमाई का, और एक पार्ट है एक्सपेंडिचर का। तो रेवेन्यू बजट के अंदर रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे ही कैपिटल बजट के अंदर कैपिटल रिसीट्स, यानी कि पैसा कहां से आएगा और पैसा कहां कहां खर्च किया जाएगा। तो मेन बजट, सरकार का बजट, उसके 2 पार्ट, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट के फर्दर 2 पार्ट, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट के फर्दर 2 पार्ट, कैपिटल रिसीट, कैपिटल बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे भी समझ सकते हो आप कि जो गवर्नमेंट बजट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ऐसे भी समझ सकते हो अगर समझना है तो इसको, कि एक है रिसीट साइड, पैसा कहां से सरकार कमाती है या कहां से सरकार को पैसा मिलता है, और सरकार पैसा कहां कहां पे खर्च करती है।
अब जो कमाई है या रिसीट है वो रेवेन्यू नेचर की भी हो सकती है और वो कैपिटल नेचर की भी हो सकती है। सिमिलरली एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर के भी हो सकते हैं और कैपिटल नेचर के भी हो सकते हैं। तो चाहे आप बजट को इस तरह से समझ लो, चाहे आप बजट को इस तरह से समझ लो, बजट का मतलब ये है कि सरकार अपने आने वाले साल के खर्चों को आने वाले साल की कमाई के साथ मैच करने की कोशिश करेगी। ठीक है, अब हम इसको अलग अलग पार्ट्स में धीरे धीरे समझेंगे कि सरकार के पास जो पैसा आएगा यानी कि सरकार की जो बजट की रिसीट्स हैं वो दो प्रकार की है। अभी समझा ना हमने कि जो रिसीट है वो रेवेन्यू भी हो सकती है, वो कैपिटल भी हो सकती है, और जो खर्चे हैं वो रेवेन्यू खर्चा भी हो सकता है और कैपिटल खर्चा भी हो सकता है। समझो, जो बजट की रिसीट है उसमें दो तरह की होंगी, एक रेवेन्यू रिसीट और दूसरा कैपिटल रिसीट। अब पता कैसे चलेगा कि रेवेन्यू रिसीट कौन सी है और कैपिटल रिसीट कौन सी है? बहुत सिंपल, आप ऐसा समझो कि आप हो सरकार, गवर्नमेंट। अब बीइंग अ गवर्नमेंट उसके पास बहुत सारा पैसा आएगा। अब मैं अगर सरकार हूं और मेरे पास पूरे देश भर से कुछ ना कुछ पैसा आ रहा है, तो वो पैसा जब भी आएगा मैं दो सवाल करूंगा। सवाल नंबर एक, क्या ये जो सरकार को पैसा मिला है ना, कहीं से भी आया, वो जो पैसा आया, जो पैसा मिला, क्या ये जो पैसा मिला इससे कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है सरकार की? क्या इससे सरकार किसी ऑब्लिगेशन के अंदर आ रही है? क्या सरकार के सर पे कोई बोझ डल रहा है टू परफॉर्म समथिंग? हाँ, क्या सरकार लाइबिलिटी के अंदर आ रही है? अगर तो जवाब मिलता है नो, तो जो पैसा सरकार को मिला है वो रेवेन्यू नेचर का है, रेवेन्यू रिसीट है। इसके बदले सरकार किसी को आंसरेबल नहीं है। आंसरेबल मतलब डायरेक्टली आंसरेबल नहीं है। वैसे तो आंसरेबल होती है हर सरकार की, वो जो पैसा सरकार ने इकट्ठा किया है देश से वो कहाँ जाएगा, किसकी मदद कर रहा है, किसके फायदे के लिए है, उसका क्या सरकार ने यूज किया, उसके लिए तो सरकार हमेशा आंसरेबल है। पर 1 to 1 आंसरेबल अगर नहीं है, यानी कि उसके अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है, तो फिर ये जो पैसा सरकार को मिला है ये रेवेन्यू नेचर का है, रेवेन्यू रिसीट है। और अगर आंसर आता है यस में, तो फिर ये कैपिटल रिसीट है। तो सवाल नंबर एक, जो पैसा सरकार को मिला है, जो सरकार के खजाने में पैसा भरा है, जो सरकार के पास पैसा रिसीव हुआ है, उस पैसे से क्या कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है? अगर आंसर आता है नो, कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो इट इज अ रेवेन्यू रिसीट। और अगर आंसर आता है यस, देयर इज अ लाइबिलिटी, तो फिर यह है कैपिटल रिसीट। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल नीचे दिया है, टैक्स इकट्ठा करती है सरकार, पूरे देश भर में सरकार टैक्स लगाती है ना, बहुत सारे टैक्स लगते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जीएसटी, इनकम टैक्स। हाँ, अब ये जो सरकार हमारे ऊपर टैक्स लगाती है और टैक्स लगाने से जो सरकार का राजस्व बढ़ता है, सरकार के पास जो टैक्स का पैसा आता है, क्या उस पैसे से सरकार की कोई लाइबिलिटी बनती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सरकार को इनकम टैक्स जमा करवाऊं, तो क्या सरकार मेरे प्रति लायबल है कुछ करने के लिए? 1 to 1 नहीं। मैं ये तो नहीं कह सकता ना, मैंने तेरे को सरकार इतना पैसा टैक्स का दिया, मेरे लिए एक चौक बना दे, मेरे लिए एक इलेक्ट्रिसिटी का पोल बना दे, या मेरे लिए कोई फैक्ट्री लगा के दे दे। ऐसी कोई लाइबिलिटी सरकार के सर पे नहीं पड़ती है। इसका मतलब ये जो पैसा सरकार को मिला है ये रेवेन्यू नेचर का है। देयर इज नो लाइबिलिटी एसोसिएटेड विद दिस रिसीट। दूसरी तरफ देखो, सरकार के पास लोन का पैसा आया। अब सरकार ना कई बार लोन लेती है, बोरोइंग्स करती है। जब सरकार के पास पैसे की कमी पड़ती है तो सरकार देश के अंदर से, देश के बाहर से, आरबीआई से लोन उठाती है, पैसा लेती है। अब जब सरकार के पास पैसा आएगा लोन का, तो पैसा तो आ गया, रिसीट तो है, पर क्या इस रिसीट के अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी भी आ रही है सर पे? यस, लाइबिलिटी टू पे बैक, लाइबिलिटी टू रीपे दिस लोन। तो अगर लाइबिलिटी आ रही है तो फिर ये कैपिटल नेचर का है, कैपिटल रिसीट है। और अगर कोई लाइबिलिटी नहीं आ रही है तो फिर ये रेवेन्यू नेचर, रेवेन्यू रिसीट का है। एक तो इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो आप रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट को। दूसरा, अगर सरकार के पास जो पैसे आए हैं वो किसी एसेट को बेच के आए हैं, अगर सरकार के पास जो पैसे आए हैं वो किसी एसेट को बेच के आए हैं, या पैसे आने से सरकार का कोई एसेट कम हो रहा है, सरकार के एसेट पे कंट्रोल खत्म हो रहा है, तो फिर ये अगेन कैपिटल रिसीट है। यानी कि अगेन आंसर अगर यस में आता है कि क्या सरकार के पास जो पैसे आए उससे सरकार का कोई एसेट कम हुआ, आंसर इज यस, तो फिर ये कैपिटल रिसीट है। और इफ आंसर इज नो,
इट डज नॉट मेक एनी रिडक्शन इन एसेट्स, देन जो सरकार के पास पैसे आए हैं वो रेवेन्यू नेचर के हैं। जैसे कि सरकार जब डिसइन्वेस्टमेंट करती है, सरकार जब प्राइवेटाइजेशन करती है ना, नाम तो सुना होगा डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन। सरकार जब अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में से हिस्से बेच के प्राइवेट हाथों में, प्राइवेट कंपनियों को, निजी कंपनियों को हिस्सेदारी बेच देती है, तो फिर क्या होता है, सरकार की कोई कंपनी बिक जाती है। अभी हाल ही में एक एग्जांपल आपको मैं दे सकता हूं, जैसे कि एयर इंडिया, सरकारी कंपनी, किसको बेच दी, टाटा को। अब जो टाटा कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया, उसके बदले सरकार के पास पैसे आए हैं, सरकार को कुछ पैसा मिला है। लेकिन ये जो पैसे आए हैं, इसके आने के साथ साथ सरकार का एसेट, सरकार की कंपनी, सरकार का जो एक एयर इंडिया एक कंपनी थी सरकार की, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज था, वो बिक गया, वो चला गया, यानी कि उसमें रिडक्शन हो गई है। तो अगर एसेट बिका या लायबिलिटी क्रिएट हो गई तो वो कैपिटल रिसीट, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना एसेट बिका ना लायबिलिटी सर पे चढ़ी, तो फिर जो पैसा आया वो रेवेन्यू रिसीट। जैसे कि सरकार फीस लगाती है, फाइन लगाती है, चालान काटती है ना, तो ये सारे पैसों से ना सरकार के सर पे लायबिलिटी आती है, ना ही सरकार का कोई एसेट बिकता है, तो फिर ये रेवेन्यू रिसीट है। तो जब भी सरकार के पास रिसीट आएगी तो आप दो क्वेश्चन करोगे, क्या एसेट बेच के आई है, आंसर इज यस, कैपिटल रिसीट, आंसर इज नो, रेवेन्यू रिसीट। क्या लोन लेके आई है, क्या लायबिलिटी सर पे चढ़ रही है, क्या बोरोइंग है, आंसर इज यस, कैपिटल रिसीट, आंसर इज नो, रेवेन्यू रिसीट। तो ये आंसर आपको याद रखने हैं, रेवेन्यू रिसीट के लिए आंसर इज नो, कैपिटल रिसीट के लिए आंसर इज यस। ठीक है, अब रेवेन्यू रिसीट फर्दर दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हो। रेवेन्यू रिसीट फर्दर दो तरह की होती है, एक टैक्स रिसीट और दूसरा नॉन टैक्स रिसीट। सरकार के पास जो पैसा आता है रेवेन्यू नेचर का, उसको हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, या तो वो पैसा टैक्स का है, या वो पैसा टैक्स के अलावा किसी अन्य प्रकार की रिसीट है, अन्य कोई इनकम है। टैक्स रिसीट इज द मेजर कंपोनेंट जो सरकार कमाती है। रेवेन्यू रिसीट के अंदर जो मेजर पोर्शन है सरकार की कमाई का, वो है टैक्स लगाना, लगान लगा के। ठीक है, अब ये जो टैक्स रिसीट है, ये फर्दर दो तरह की है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। हमारे देश में जितने भी टैक्सेस हैं उसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो वही बंदा पे करता है, वही इंसान पे करता है जिसके सर पे उसका बोझ डलता है, यानी कि द बर्डन ऑफ द टैक्स हैज टू बी बोर्न बाय द पर्सन ऑन whom it is imposed is called a direct tax। अगर टैक्स चुभे मुझे और मैं ही पे करूं सरकार को, तो वो टैक्स डायरेक्ट नेचर का है, यानी कि इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है, मैंने जो साल भर में कमाई करी, इनकम कमाई, उसके अंदर से मुझे टैक्स देना है। अब जब मैं 1 लाख की इनकम कमाऊं और उसमें से मेरे को 20,000 रुपये टैक्स देना पड़ गया, तो मैं क्या सोचूंगा कि ये जो 20,000 का बोझ है ये मेरे ऊपर आया है ना, बर्डन तो मेरे ऊपर आया, और पेमेंट भी मैंने जाके करी सरकार को। इसका मतलब व्हेन द पर्सन हु इज पेइंग इज द सेम पर्सन हु बियर्स दिस टैक्स बर्डन, देन इट इज अ डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन क्या है कि पेमेंट करने वाला, यानी कि पेयर, एंड पेयर तो नहीं बोल सकते इसको, पेइंग पर्सन कर देते हैं, है ना, एंड द पर्सन ऑन whom द बर्डन फॉल्स। जिस पर्सन के ऊपर बर्डन डलता है, अगर वही पर्सन इस टैक्स को जमा भी करवाएगा सरकार को, बियर भी वो कर रहा है, डिपॉजिट भी वो कर रहा है, तो ये एक डायरेक्ट टैक्स है। और डायरेक्ट टैक्सेस किस नेचर के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस जो भी होते हैं वो प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं। तो आप याद रखिए प्रोग्रेसिव नेचर क्या होता है। प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ टैक्स मीन्स एनी टैक्स विच इज being burdensome on a person according to his capacity। यानी कि अमीर के ऊपर जब टैक्स का बोझ ज्यादा डले और गरीब की जेब पे टैक्स का बोझ कम डले, इस तरह से टैक्स का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, तो वो एक प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स होता है। अब देखो, जितनी ज्यादा कमाई होगी किसी की, उसको ज्यादा इनकम टैक्स देना पड़ेगा, जितनी कम कमाई होगी
उसको कम टैक्स देना पड़ेगा, और जिसकी कमाई ही नहीं होगी उसको टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो प्रोग्रेसिव नेचर का है। प्रोग्रेसिव नेचर मीन्स वो धीरे धीरे उस व्यक्ति की प्रोग्रेस के ऊपर डिपेंड करता है। द पर्सन प्रोग्रेसेस, he starts paying more tax. If he is not progressing, then he is paying lesser tax. तो इस तरह से आप इसको प्रोग्रेसिव नेचर बोल सकते हो, ठीक है। और हर देश के लिए बेटर ये होता है कि डायरेक्ट टैक्स ही कलेक्ट हो सबसे ज्यादा, बिकॉज डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली रिलेटेड है किसी बंदे की इनकम के साथ। अब इसमें और एग्जांपल्स भी हैं, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स। अब वेल्थ टैक्स तो चलो अबॉलिश हो गया। ये सारे टैक्सेस हर इंसान के बर्डन और पेमेंट सेम है। हर इंसान को, जिसको ये चुभ रहा है, वही इंसान इसको जमा भी करवा रहा है। मेरी इनकम तो मुझे ही इनकम टैक्स भरना है, मेरी कंपनी तो मेरी कंपनी को ही टैक्स भरना है, मैं किसी को गिफ्ट दे रहा हूं तो मुझे गिफ्ट टैक्स भरना है, मेरी वेल्थ तो मुझे वेल्थ टैक्स भरना है, ठीक है। तो द पर्सन पेइंग एंड द पर्सन ऑन हुम द बर्डन फॉल्स, ये बंदा सेम होता है, तो इसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इसके बाद आता है जी इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स अनलाइक द डायरेक्ट टैक्स इज डिफरेंट, है ना। इसमें क्या होता है, जिस व्यक्ति को चुभेगा टैक्स, यानी कि जिसको एक्चुअल बर्डन बियर करना पड़ेगा टैक्स का, वो कोई और है, लेकिन जो सरकार को जमा करेगा टैक्स वो कोई और है। अब देखो, जैसे हम शॉप पर जाते हैं, शॉपकीपर के पास हम कोई सामान खरीदते हैं, हम उसको बोलते हैं सामान कितने का, वो बोलता है सर सामान तो 1000 रुपए का है लेकिन आपको 1200 रुपए देने पड़ेंगे। हम कहते हैं क्यों? वो कहता है सर सरकार कहती है 1000 रुपए के ऊपर 20% टैक्स आपने कस्टमर से लेना है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो मेरे को एज अ कस्टमर जो 1000 की चीज थी वो कितने की पड़ गई? 1200 की। तो चुभा किसको ये टैक्स? मुझे चुभा। शॉपकीपर की जेब से तो नहीं जा रहा ना टैक्स, अल्टीमेटली वो तो मेरी जेब से निकल रहा है। एज अ कस्टमर आई हैव टू पे 1000 टू द शॉपकीपर एंड अगेन आई हैव टू पे 200 टू द शॉपकीपर फॉर पेइंग टू द गवर्नमेंट। तो एक्चुअली में वो जो 200 रुपए का टैक्स है वो किसकी जेब से निकला? मेरी जेब से, कस्टमर की जेब से। तो कस्टमर को बर्डन पिंच हो रहा है, उसको फील हो रहा है। लेकिन क्या कस्टमर जाके सरकार के खजाने में, सरकार की ट्रेजरी में वो जमा करके आता है? नहीं, वो जमा करने का दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर डाल दी सरकार ने? शॉपकीपर। तो शॉपकीपर इज ओनली अ मीडियम, वो एक माध्यम है ताकि सरकार के पास टैक्स पहुंच सके, लेकिन निकलता किसकी जेब से है? कस्टमर की। यही फर्क है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। डायरेक्ट टैक्स में तो क्या था, मैंने इनकम कमाई, उस इनकम के अंदर से मुझे ही टैक्स देना है, तभी वो डायरेक्ट है। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या है कि टैक्स जमा तो शॉपकीपर करने जाएगा, यानी कि द पर्सन पेइंग द टैक्स इज शॉपकीपर और डिपॉजिटिंग द टैक्स इज शॉपकीपर, बट एक्चुअली दैट टैक्स इज बीइंग बोर्न बाय मी एज अ कस्टमर। वो चुभता मुझे है, जमा कोई और करवाता है। कहता है द टैक्सेस वेयर इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड द बर्डन ऑफ टैक्स फॉल ऑन द सेपरेट पर्सन। जमा करने वाला कोई और जिसकी जेब से निकलेगा वो कोई और, चुभेगा किसी और को। एग्जाम्पल क्या है? वैट, सेल टैक्स, एक्साइज, कस्टम, जीएसटी, है ना। जीएसटी तो आप सभी ने सुना होगा। तो ये सारे टैक्सेस जो भी किसी गुड्स और सर्विसेज के वैल्यू के ऊपर लगते हैं उनको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। अब इसकी एक खासियत है इनडायरेक्ट टैक्स की कि ये ना हर व्यक्ति को सेम लगता है। यानी कि अगर पेट्रोल का हम एग्जाम्पल लें या डीजल का एग्जाम्पल लें, तो अगर एक गरीब की मोटरसाइकिल में या स्कूटर में पेट्रोल डलेगा तो उसको टैक्स उतना ही देना पड़ेगा। उस पेट्रोल की वैल्यू के अंदर जो टैक्स है, चाहे वो एक्साइज है, चाहे वो वैट है, वो उतना ही जमा करवाना पड़ेगा जितना एक अमीर की रोल्स रॉयस या ऑडी या बीएमडब्ल्यू में पेट्रोल डलने पे टैक्स होगा। यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स ना व्यक्ति विशेष के अंदर डिफरेंस नहीं करता। उस सामान को खरीदने वाला अमीर व्यक्ति है तो उसको भी उतना ही टैक्स जमा करना पड़ रहा है, और उस सामान को खरीदने वाला अगर कोई मिडिल क्लास है उसके ऊपर भी उतना ही बर्डन आ रहा है, और अगर कोई लो क्लास का है, पॉवर्टी लाइन से भी नीचे है अगर व्यक्ति और वो सामान खरीदे तो उसको भी उतना ही टैक्स जमा कराना पड़ रहा है। तो अमीर गरीब के बीच में जब कोई टैक्स डिफरेंशिएट नहीं करता और सेम ही लगता है दोनों को, तो फिर वो एक रिग्रेसिव टैक्स हो जाता है। ये सोसाइटी को आगे बढ़ने में रोकता है, ये गरीब को अमीर के बराबर डाल देता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आप इनकम टैक्स की बात करो तो इनकम टैक्स अमीर को ज्यादा लगेगा, गरीब को कम लगेगा, और शायद और गरीब को लगेगा ही नहीं। तो हर व्यक्ति की
औकात के हिसाब से टैक्स लगता है, उसकी वैल्यू या उसकी वर्थ के हिसाब से टैक्स लगता है। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो एक ऐसा टैक्स है जो अमीर गरीब के अंदर फर्क नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये एक रिग्रेसिव नेचर का है और हर देश को ये कोशिश करनी चाहिए कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन कम हो गरीब के ऊपर। इसीलिए डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ावा मिलना चाहिए और इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। खैर आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बोला ना कि जो रेवेन्यू रिसीट है उसके दो पार्ट हैं, एक है टैक्स से इकट्ठा किया गया रेवेन्यू, और एक है नॉन टैक्स, यानी कि टैक्स के अलावा पैसे कहाँ से आते हैं सरकार के पास। तो नॉन टैक्स रेवेन्यूज आर, कहता है ये वो पैसे हैं जो सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन से कमाती है, यानी कि अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन या अपनी ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के कारण सरकार के पास ये पैसे आते हैं, उसको हम नॉन टैक्स बोलते हैं। फर्स्ट, इंटरेस्ट की कमाई। कई बार क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पैसा लोन पे देती है, यूनियन टेरिटरीज को पैसा लोन पे देती है, लोकल गवर्नमेंट्स को देती है, सरकारी एंटरप्राइजेस को देती है, प्राइवेट सेक्टर को भी देती है, लोगों की भी मदद कर सकती है, और वो लोन या एडवांसेस के ऊपर सरकार कुछ इंटरेस्ट कमाती है। अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट पंजाब की गवर्नमेंट को या हरियाणा की गवर्नमेंट को लोन देती है, तो हरियाणा की गवर्नमेंट को उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। तो वो जो इंटरेस्ट चुकाएगी स्टेट गवर्नमेंट सेंटर को, जिसका हम बजट बना रहे हैं, तो वो उस सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कमाई का साधन होगी। तो इंटरेस्ट इनकम इज वन ऑफ द नॉन टैक्स रेवेन्यूज जो हर सरकार कमा सकती है। फिर है, क्योंकि सरकार बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स चला रही है, पीएसयू चला रही है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का मालिक है सरकार, जैसे कि बैंक्स हो गए, एलआईसी हो गया, एचएमटी, बीएचईएल, है ना, ये बहुत सारे सरकारी कंपनियां हैं। तो इन कंपनियों में सरकार है शेयर होल्डर, और एज अ शेयर होल्डर सरकार को उस कंपनी का प्रॉफिट मिलता है, उस कंपनी में से डिविडेंड मिलता है। तो जब एलआईसी कुछ पैसा कमाएगी प्रॉफिट का, तो उसका हिस्सा वो सरकार को एज अ शेयर होल्डर डिविडेंड देगी। जब बैंक्स कोई पैसा प्रॉफिट का कमाते हैं, तो उस प्रॉफिट के हिस्से को वो एज अ डिविडेंड सरकार को बांटेंगे। तो ये सरकार के लिए एक तरह की कमाई है, रिसीट है, और ये टैक्स नहीं है, तभी इसको नॉन टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं। फिर आता है फीस। सरकार बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि लैंड की रजिस्ट्रेशन, है ना, जब आप रजिस्ट्री करवाते हो लैंड की, उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे करते हो, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन फीस पे करते हो, तो ये भी सरकार की कमाई है। बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट लेने जाते हो आप, तो आपको कुछ पैसे 5 रुपए 10 रुपए देने पड़ते हैं सरकारी डिपार्टमेंट में, सरकारी लीगल फीस देनी पड़ती है, तो उसको भी सरकार की कमाई ही माना जाएगा। फिर आप पासपोर्ट सेवा केंद्र में पासपोर्ट बनवाने जाओगे, तो उसके लिए फिर पासपोर्ट की फीस दोगे। अगर कोर्ट में कोई केस या कोई अर्जी डालनी है, तो उसके लिए आपको कोर्ट फीस जमा करवानी पड़ती है। तो ऐसे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिसके अंदर आपको कुछ फीस जमा करनी पड़ती है टू अवेल दी गवर्नमेंट सर्विसेज। इनको हम फीस बोलते हैं, और ये सरकार की कमाई है। फिर सरकार कमाती है पैसे फाइन लगा के। फाइन क्या है? जब आप किसी लॉ का, किसी रूल का, किसी रेगुलेशन का वायलेशन करोगे, कोई रूल नियम कानून तोड़ोगे, तो सरकार आपको इकोनॉमिक पनिशमेंट तो लगाएगी ना, क्योंकि हम तो मानते नहीं है। तो चालान क्यों काटे जाते हैं हमारे? ताकि वी स्टार्ट टू फॉल इन लाइन, हम रूल फॉलो करने लगे। तो वो जो इकोनॉमिक पनिशमेंट है हमारे ऊपर लगाई गई, उसको हम फाइन बोलते हैं। और अगेन ये एक तरह की सरकार की कमाई है। हालांकि सरकार फाइन लगाने में इतना बिलीव नहीं करती है कि फाइन लगा के पैसे और कमाए जाए। फाइन लगाना तो एक तरह का एक पनिशमेंट का टूल है, ताकि आप लोग, नागरिक, हम सब रूल्स, लॉज और रेगुलेशंस का पालन कर सके। उसके बाद आता है एस्चीट। जब कोई इंसान बिना किसी विल के, बिना किसी लीगल हायर के, बिना किसी वाली वारिस के मर जाता है और उसकी संपत्ति का कोई क्लेमेंट नहीं होता है, तो वो सारी संपत्ति सरकार के अधीन हो जाती है। उस सारी संपत्ति का मालिकाना हक सरकार को मिल जाता है। क्या बोलता है? इफ व्हेन अ पर्सन लीव्स बिहाइंड सम प्रॉपर्टी विदाउट अ लीगल हायर and when there are no claimants on such property, the government assumes its right over it। तो सरकार अपना हक जमाती है उस संपत्ति के ऊपर और उस संपत्ति को अपने गिरफ्त में ले लेती है। इसको बोलते हैं एस्चीट। ये एक तरह की सरकार की कमाई है। फिर सरकार कमाती है इनकम फ्रॉम द एलोकेशन और यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब जितने भी देश के नेचुरल रिसोर्सेज हैं
संसाधन है उनके ऊपर मालिकाना हक किसका है? सरकार का। और सरकार के हक के साथ उस सभी के ऊपर हक किसका है? हम सभी नागरिकों का, रेसिडेंट्स का। तो जब सरकार ऐसे स्पेक्ट्रम 2G 3G 5G 4G है ना, इन स्पेक्ट्रम्स की एलोकेशन करती है, आवंटन करती है, या कोल माइंस की एलोकेशन करती है ना, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो इन सभी से सरकार जो पैसा कमाती है वो क्या है? सरकार के लिए एक इनकम है। जैसे कि सरकार रोड्स को रोड से टोल्स कमाती है, तो टोल की जो कमाई है वो भी सरकार की कमाई है। तो ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज सरकार के पास है जिनका यूज वो सरकार आपको देती है, लोगों को देती है, कंपनीज को देती है, जिनके थ्रू वो पैसा कमाती है। फिर है ग्रांट्स एंड डोनेशंस। अब सरकार कभी कभी कोई फॉरेन गवर्नमेंट से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी कोई सरकार को ग्रांट या डोनेशन आ सकती है, तो वो ग्रांट, डोनेशन, हेल्प इन एड, मदद के रूप में, ये सारी सरकार की कमाई होती हैं। और ये सारी जो है वो सारी कमाई नॉन टैक्स नेचर की है, ये टैक्स नहीं है, इसी तरह का लगान नहीं लगाया सरकार ने, कोई टैक्स नहीं लगाया, ये सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है जहां से सरकार पैसे कमाती है। तो आपको एक बात समझ आ गई। अब हमारे को एक बात ये समझ आ गई कि जो रेवेन्यू रिसीट हैं वो दो प्रकार की हो गई। एक हो गई टैक्स से इकट्ठा होने वाला, और एक हो गया नॉन टैक्स। फिर टैक्स की बात करें तो टैक्स हो गया डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जैसे कि इनकम टैक्स है ना, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जीएसटी, वैट, एक्साइज एक्सेट्रा। डायरेक्ट टैक्स को हम प्रोग्रेसिव बोलते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स को हम रिग्रेसिव नेचर का बोलते हैं, ठीक है ना। फिर आते हैं नॉन टैक्स। नॉन टैक्स के अंदर हमने बहुत सारे कर लिए, इंटरेस्ट, इनकम, एस्चीट, फीस, फाइन, वायलेशन के लिए जो फाइन लगते हैं, डिविडेंड, प्रॉफिट, इनकम फ्रॉम एलोकेशन एंड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फिर ग्रांट्स एंड डोनेशन जो सरकार को मिलती है। तो यहां तक आपने रेवेन्यू रिसीट समझ ली। अब आते हैं कैपिटल रिसीट के ऊपर। कैपिटल रिसीट क्या होती है? जो मैंने बताया आपको, कैपिटल रिसीट दो ही तरह की होती है, यानी कि ऐसी रिसीट, वो पैसा जो सरकार के पास आया है जिससे या तो सरकार का कोई एसेट चला जाए, या तो सरकार के कोई एसेट की कमी हो जाए, कुछ बेच दे सरकार, है ना, अपना, तो फिर पैसा जो आएगा वो कैपिटल रिसीट है। या फिर सरकार के सर पे बोझ डले लोन का, लायबिलिटी का, बोरोइंग का। तो दो ही तरीके, या तो पैसा बोरो करेगी तो सर पे लायबिलिटी चढ़ेगी, कैपिटल रिसीट, या फिर कोई एसेट है जिसको बेच देगी, या जिस एसेट की रिकवरी हो जाएगी उससे पैसा आएगा, उसको हम कैपिटल रिसीट बोलते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर समझना है आपने बोरोइंग्स। सरकार जब पैसा बोरो करती है, चाहे वो पैसा एक्सटर्नल सोर्स से बोरो करे, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बोरो करे, है ना, जैसे कि सरकार आरबीआई से भी पैसा बोरो कर सकती है, फॉरेन गवर्नमेंट से कर सकती है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर सकती है, या फिर सरकार हम जैसे लोगों से भी पैसा इकट्ठा करती है, तो इसको हम बोरोइंग्स बोलते हैं। अब बोरोइंग से पैसा सरकार के पास आया, लेकिन सरकार के सर पे क्या चढ़ गई? लायबिलिटी, चुकाना भी तो पड़ेगा वापस, देयर इज अ लायबिलिटी टू रीपे बैक। तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट, यानी कि लायबिलिटी का चढ़ना सरकार के ऊपर। फिर ऐसे ही है लायबिलिटी एक और, स्मॉल सेविंग स्कीम्स। सरकार बहुत सारी स्कीम्स चलाती है पब्लिक के लिए, हालांकि ये पब्लिक की बेनिफिट के लिए भी है ना, और सरकार का भी इसमें फायदा होता है। सरकार के पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है जिसको वो यूज कर सकती है डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए। अब सरकार जब बोलती है पब्लिक को कि आप स्मॉल सेविंग स्कीम्स के अंदर पैसा लगाओ, जैसे कि पोस्ट ऑफिस की डिपॉजिट में पैसा जमा कर दो, पोस्ट ऑफिस में एफडी करा लो, है ना, ये सारा कुछ, या पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराओ, या नेशनल सेविंग स्कीम्स के अंदर पैसा डिपॉजिट करो, या किसान विकास पत्र केवीपी के अंदर पैसा डिपॉजिट करो, तो सरकार के पास बहुत सारा पैसा आता है। अब ये जो पैसा सरकार के पास आया है, ये सरकार का नहीं हो गया, इसका मालिक सरकार नहीं बनी, ये पैसा तो हम जैसे लोगों का, पब्लिक का ही रहता है, लेकिन सिर्फ ये पैसा सरकार के पास इकट्ठा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। अब ये एक तरह का लोन हो गया सरकार के लिए, जिसको वो वापस करेगी, जिसके ऊपर इंटरेस्ट भी चुकाएगी। तो अगेन दिस इज अ काइंड ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स फ्रॉम द इंटरनल सोर्सेज। देश के अंदर ही लोगों के पास पैसा पड़ा, उसको मोबिलाइज करके सरकार अपने हाथ में ले लेती है। तो ये एक तरह की दोनों क्या हो गई? बोरोइंग्स, लोन ले लिया एक तरह से सरकार ने। स्कीम्स अलग है, नाम अलग है, कैरेक्टरिस्टिक तो सेम ही है तो सरकार के लिए लोन ही, वापस तो करना है ना, तो दीज आर बोरोइंग्स। फिर ये दो हैं एसेट को बेचना। डिसइन्वेस्टमेंट मींस प्राइवेटाइजेशन, जैसे कि
इंडियन ऑयल सरकार की कंपनी है, स्टील अथॉरिटी सेल सरकार की कंपनी है, आज से कुछ टाइम पहले एयर इंडिया भी सरकारी कंपनी थी। अगर सरकार इन कंपनियों में अपना हिस्सा बेच देती है, इक्विटी सेल कर देती है, अपनी शेयर होल्डिंग कम कर देती, डाइल्यूट कर देती है, तो फिर सरकार के पास जो पैसा आता है वो प्राइवेटाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट के नाम का है। तो अगेन दैट इज अ कैपिटल रिसीट। और फिर जो सरकार ने लोन्स और एडवांसेस दे रखे थे, है ना, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पंजाब गवर्नमेंट को लोन दिया था, तो वो पंजाब गवर्नमेंट जब वो लोन वापस करेगी तो सरकार के पास अपना पैसा वापस आ जाएगा। रिकवरी ऑफ लोन इज अ कैपिटल रिसीट बिकॉज इट रिड्यूसेस द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। तो मोटे तौर पे दो ही बातें हैं कैपिटल रिसीट में, या तो एसेट कम हो जाएगा या सर पे लाइबिलिटी चढ़ जाएगी, तो वो है कैपिटल रिसीट। तो जो बजट है वो दो तरह का है, एक है रेवेन्यू बजट और एक है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट के नीचे दो चीज़ें हैं, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे ही कैपिटल बजट जब हम अभी पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कैपिटल रिसीट और कैपिटल बजट। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट हमने जो पढ़ ली है वो है दो तरह की, टैक्स की रिसीट और नॉन टैक्स रिसीट। टैक्स रिसीट के अंदर फिर दो, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का, इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का। तो ये तो हो गई रेवेन्यू रिसीट का एक आम। दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू, इसके अंदर बहुत सारे आगे, इंटरेस्ट, फीस, फाइन, एस्चीट, उसके बाद प्रॉफिट एंड डिविडेंड, है ना, और ग्रांट्स एंड डोनेशंस। फिर हमने पढ़ा कैपिटल बजट के अंदर कैपिटल रिसीट, हमने ये पोर्शन किया। कैपिटल रिसीट के अंदर मेजरली जो है ना वो दो ही चीज़ें हैं, एसेट का बेचना, एसेट की सेल या रिडक्शन। जैसे कि जो लोन एडवांस सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट को दिए हैं, लोकल अथॉरिटीज़ को दिए हैं, वो रिकवर कर रही है सरकार अगर, तो एसेट कम हो जाएगा, पैसा आ जाएगा। या फिर बोरोइंग्स। मोटे तौर पे इसमें दो ही चीज़ें हैं, एसेट का बेचना और लोन लेना। बोरोइंग्स के अंदर दो आ गई ना, बोरोइंग्स विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक एरिया के अंदर से बोरोइंग करना, आरबीआई से ले लेना, या फिर फॉरेन बैंक से, फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, फॉरेन गवर्नमेंट से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, वर्ल्ड बैंक से पैसा बोरो कर लेना। फिर एक और तरह की बोरोइंग है जिसके अंदर हम बोलते हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स के अंदर। स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो सरकार लॉन्च करती है, वहाँ से भी सरकार बहुत सारा पैसा मोबिलाइज करके अपने पास ले लेती है तो एक तरह का लोन ही। ठीक है, तो आपको रिसीट पोर्शन समझ आ गया बजट के अंदर का। अब हम चलते हैं एक्सपेंडिचर पोर्शन के ऊपर, यानी कि एक बजट के अंदर किस किस प्रकार के खर्चे सरकार करती है या करने की कोशिश करती है। बजट एक्सपेंडिचर के अंदर दो एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू बजट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल बजट का कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कोई भी एक्सपेंडिचर जो सरकार करती है, कोई भी खर्चा जब सरकार करती है, तो खर्चते समय, खर्चते वक्त एक्सपेंडिचर करेगी जब, तो वो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर का होगा कि वो कैपिटल नेचर का होगा, या आप कैसे डिसाइड करोगे, या सरकार कैसे डिसाइड करेगी। तो बड़ा सिंपल है इसके अंदर भी रूल। अगर वही आंसर नो है यहाँ और यस है यहाँ, अगर सरकार जब कोई पैसा खर्च कर रही है तो सवाल ये है क्या उसकी लाइबिलिटी कम हो रही है, क्या सरकार जब पैसा खर्च कर रही है उसकी कोई लाइबिलिटी, उसकी कोई देनदारी, उसकी कोई बोरोइंग घट रही है, कम हो रही है। इफ आंसर इज यस देन इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इफ आंसर इज नो देन इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि सरकार ने जो पैसा बोरो किया आरबीआई से वो वापस लौटा दिया आरबीआई को, सरकार ने जो पैसा बोरो किया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से वो उसको वापस कर दिया, सरकार ने जो पैसा बोरो किया वर्ल्ड बैंक से उसको वापस कर दिया या उसकी इंस्टॉलमेंट चुका दी। तो इससे क्या हुआ, सरकार की लाइबिलिटी तो कम हो गई ना, और पैसा चला गया, पैसा खर्च हो गया। तो ये क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। दूसरा, अगर सरकार जब पैसा खर्च करे उससे कोई एसेट क्रिएट हो जाए, इफ आंसर इज यस, एसेट क्रिएट हो जाए, एसेट बढ़ जाए सरकार का, तो फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और अगर एसेट ना बढ़े तो फिर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि अब मान लो सरकार LIC चला रही है, अब सरकार LIC में और पैसा इन्वेस्ट कर दे और अपना शेयर होल्डिंग बढ़ा ले, है ना, तो फिर क्या हुआ, सरकार का पैसा गया, एक्सपेंडिचर हुआ, क्या
एसेट बढ़ गया सरकार का, सरकार की कंपनी में उसकी हिस्सेदारी इंक्रीज हो गई, तो फिर ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सरकार देश के अंदर रोड्स का नेटवर्क बना रही है, रेलवे में इन्वेस्ट कर रही है ना, सरकार ब्रिजेस बना रही है, डैम्स बना रही है। अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, ये सरकार के लिए क्या है, एसेट। अब जब एसेट क्रिएट हो रहा है ये पैसा खर्च करके, तो फिर ये सारे एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आंसर दो निकालने हैं आपको, दो क्वेश्चन पूछ के। पहला क्वेश्चन, क्या जो पैसा सरकार खर्च कर रही है उससे कोई एसेट बढ़ रहा है, आंसर इज यस, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आंसर इज नो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेकंड, क्या जब पैसा सरकार खर्च कर रही है उससे कोई लाइबिलिटी घट रही है, आंसर इज यस, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आंसर इज नो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब सवाल आपका पास ये आएगा मन में, या सवाल पेपर में भी ऐसा आएगा कि कुछ एग्जाम्पल दो कि सरकार कौन कौन से तरह के रेवेन्यू नेचर के खर्चे करती है। रेवेन्यू नेचर के खर्चे मेजरली सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के होते हैं। सरकार महकमा चलाने के लिए, अपना सिस्टम चलाने के लिए बहुत सारे खर्चे करती है। जैसे कि सरकार अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की वेजेस और सैलरी का बिल पे करती है। हर महीने जितने भी सरकारी दफ्तर है, जितने भी सरकारी ऑफिस है, उसमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उनकी वेजेस, उनकी सैलरी का खर्चा रेवेन्यू नेचर का है। क्योंकि जब सैलरी पे करते हैं तो इससे ना कोई एसेट क्रिएट होता है और ना ही कोई लाइबिलिटी कम होती है, तो रेवेन्यू खर्चा है। फिर सरकार ने जो उधार लिए हुए हैं, सरकार ने जो बोरोइंग्स ले रखी हैं, उसके ऊपर ब्याज चुकाना, इंटरेस्ट की पेमेंट, ये भी क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि जब इंटरेस्ट की पेमेंट चुकाते हो आप, तो इससे कोई लाइबिलिटी कम नहीं हो रही है, इससे तो इंटरेस्ट का खर्चा दिया जा रहा है। फिर सरकार जो सब्सिडीज ग्रांट्स देती है ना, हमारे को बहुत सारी सब्सिडी देती है, जैसे एलपीजी की सब्सिडी दे दी, केरोसिन की सब्सिडी दे दी। तो ये जो सब्सिडी और ग्रांट्स जो छोटे वर्ग या लोअर क्लास जो लोग हैं उनको मिलती है, तो ये एक्सपेंडिचर भी सरकार के लिए एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फिर जो डिफेंस के क्षेत्र में सरकार परचेज करती है हमारे देश की डिफेंस के लिए, तो वो भी हमारा एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसके उलट अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर देखें, तो अगर सरकार कोई लैंड बिल्डिंग खरीदे सरकारी डिपार्टमेंट के लिए, तो वो एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सरकार जो परचेज ऑफ मशीनरी करती है, इक्विपमेंट करती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस करती है, वो सारा का सारा एक्सपेंडिचर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी कि एसेट क्रिएट हो रहा है ना। फिर सरकारी कंपनियों में जब सरकार अपना हिस्सेदारी बढ़ाती है, या गवर्नमेंट कंपनी लगाती है, या उनके शेयर्स खरीदती है, उनमें इन्वेस्टमेंट करती है, तो फिर भी ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि आने वाले बहुत सारे सालों में क्या हुआ, सरकार ने बैंकिंग सेक्टर के अंदर बहुत सारा पैसा एज अ बैंकिंग कैपिटल इन्वेस्ट किया। तो जितना भी पैसा बैंकों में गया, सरकारी बैंकों में गया सरकार का, वो क्या है, सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो एसेट को इंक्रीज कर रहा है। फिर जो लोन सरकार ने उठाए थे उनको सरकार पे कर देती है, या सरकार जब लोन्स रीपे करती है तो लाइबिलिटी घट रही है, अगेन दैट इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। या फिर सरकार जब किसी स्टेट गवर्नमेंट की मदद के लिए लोन देती है, तो फिर वो एसेट बढ़ जाता है ना सरकार का, लोन एडवांस वापस भी तो आएगा, कमा के भी देगा, तो तब भी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फिर रीपेमेंट ऑफ लोन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेन गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स, जिससे भी सरकार ने लोन उठा रखा है, वो लोन की जब रीपेमेंट करोगे आप, तो वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, तो यहां तक एक बार फिर से समझें पूरा का पूरा बजट। ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं सो दैट आपकी एक रिवीजन हो जाए और आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। बजट एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है। बजट दो प्रकार का, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट में कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट टैक्स वाली और नॉन टैक्स। टैक्स वाली जो है वो दो तरह की, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव। नॉन टैक्स के अंदर बहुत सारा, फीस, फाइन, ग्रांट, डोनेशन, है ना, ये सारी चीज़ें, चीट, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड, ये सारी चीज़ें। फिर कैपिटल रिसीट मेजरली जो बोरोइंग्स करके आती हैं या एसेट को बेच के आती हैं, डिसइन्वेस्टमेंट करके आती हैं। फिर आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर है जो सरकार कर रही है, सरकार यहाँ देश चलाने के लिए। ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजेस के अंदर जो खर्चा कर रही है सरकार सालाना, सैलरी, स्टाफ, वेजेस के लिए, तो वो सारा का सारा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, जो बेसिकली इसका उल्टा करे, या तो एसेट क्रिएट कर दे या फिर लायबिलिटी रिड्यूस कर दे।
ठीक है ना, इसका उल्टा। क्लियर है? सो इस तरह से सरकार अपना बजट बनाती है। अब इसी को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगली चीज समझने के लिए, वो अभी मैं बताता हूं। मान लो सरकार ने एक बजट बनाया और उस बजट के अंदर सरकार ने बोला कि रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट है, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मान लो रेवेन्यू रिसीट है 100 रुपए की, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 150 रुपए का, कैपिटल एक्सपेंडिचर है 200 रुपए का। ठीक है, तो कैपिटल रिसीट कितनी होगी सरकार की? कैपिटल रिसीट हमेशा जो याद रखना कि जो कैपिटल रिसीट है वो रेसिडुअल फिगर होती है। रेसिडुअल फिगर मैं समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में, रेसिडुअल क्यों बोलता हूं मैं इसको। देखो, सरकार ने 100 रुपए कमाए पर उसमें से 150 खर्च दिए, तो इसका मतलब सरकार का यहां पर आ गया डेफिसिट। 50 रुपए की कमी पड़ गई सरकार को, है ना। 100 रुपए में से 150 रुपए कैसे खर्च दोगे? आप नहीं खर्च पाओगे। तो आपने अगर 100 रुपए में से 150 रुपए खर्च दिए तो इसका मतलब आपके पास एक डेफिशिएंसी है, कमी है पैसे की 50 की। उसके ऊपर आपने 200 रुपए और खर्च दिए, रोड्स, डैम, ब्रिजेस बनाने के लिए, डिफेंस परचेज करने के लिए, हाँ, देश के एसेट्स बढ़ाने के लिए, देश की लायबिलिटी घटाने के लिए आपने और खर्चा कर दिया। तो आपके पास टोटल कमी कितनी आ गई? 50 रुपए की तो कमी यहां पर थी ही आपको, है ना। 100 की कमाई के अगेंस्ट 150 का खर्चा कर रहे हो, 50 की तो कमी आपको पड़ी गई थी सरकार को। 200 रुपए सरकार ने और खर्च दिए कैपिटल नेचर के, कैपिटल एक्सपेंडिचर के। तो इसका मतलब अब सरकार को 50 रुपए भी कमाने पड़ेंगे या लाने पड़ेंगे, और सरकार को ये जो 200 रुपए हैं ये भी या तो कमाने पड़ेंगे या लाने पड़ेंगे। इसका मतलब द गवर्नमेंट हैज टू हैव 250 रुपीज एज अ कैपिटल रिसीट, क्योंकि रेवेन्यू रिसीट तो कमा चुके हैं आप। अब आपको कहीं ना कहीं से कैपिटल रिसीट लानी पड़ेगी ताकि ये जो ओवरऑल बजट है ये बैलेंस हो जाए। अब यहां से एक टर्म निकल के आती है, बैलेंसिंग ऑफ बजट। बैलेंसिंग ऑफ बजट एक प्रक्रिया है, एक तरीका है, एक एक्टिविटी है। सरकार क्या करती है? सरकार पहले अपने खर्चे लिखती है सारे के सारे। सिर्फ सरकार पहले कॉन्सेंट्रेट करती है कि हमने खर्चे क्या क्या करने हैं। इसका मतलब सरकार का फोकस होता है सबसे पहले इसके ऊपर और इसके ऊपर। सबसे पहले पूरे देश में सरकार कहती है हमने क्या क्या खर्चा करना, हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश चलाने के लिए, हम उसको लिखेंगे। तो सरकार ने बोला कि हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना है 150 का और हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा 200 का। इसका मतलब हमारे को 350 रुपीज का तो टोटल खर्चा करना ही पड़ेगा, है ना। इसके बाद सरकार कहती है ठीक है, ये 350 रुपीज का अगर हमें खर्चा करना पड़ेगा तो ये खर्चा करने के लिए पैसा इकट्ठा भी तो करना पड़ेगा, लाना भी तो पड़ेगा पैसा। तो इस पैसे को लाने के लिए सबसे पहले सरकार कहती है ठीक है, हमारा रेवेन्यू रिसीट कितना है। रेवेन्यू रिसीट मतलब हमने टैक्स लगा के कितना पैसा इकट्ठा किया, हमने नॉन टैक्स से पैसा कितना इकट्ठा किया, हमने प्रॉफिट ऑफ एंटरप्राइजेस कितना रिसीव किया, डिविडेंड कितना रिसीव किया। तो सरकार कहती है कि 350 रुपए का जो खर्चा है उसको पूरा तो करना पड़ेगा। तो अगर रेवेन्यू रिसीट 100 रुपए की मिल गई, 350 का खर्चा करने के लिए अगर सरकार के पास 100 रुपए आ चुके हैं, इसका मतलब अब सरकार को कितने और पैसे चाहिए? 250। तभी तो सरकार के पैसे, खर्चे और कमाई मैच करेगी। बजट तो ऐसे ही बनता है ना कि कोई खर्चा करने के लिए आपके पास पैसा कहां से आएगा, तो पहले आप सोचते हो कि आप उसका यूज क्या है, पैसे को आप खर्च कहां करोगे, बाद में आप उसका सोर्स चेक करोगे कि मेरे पास पैसा आएगा कहां से। तो सरकार ने कहा कि 350 रुपए हमें खर्च करने हैं। खर्च करने के लिए 100 रुपए तो रेवेन्यू रिसीट आ गई, टैक्स नॉन टैक्स से रिसीट आ गई। अब कमी कितनी बढ़ रही है? 250 रुपए की, 250 रुपए की कमी है। इसका मतलब अब ये जो 250 रुपए है सरकार इसको कहां से जुटाएगी? सरकार कैपिटल रिसीट लेके आएगी। और आप बड़े ध्यान से सुनो, ये जो कैपिटल रिसीट है ये दो ही जगह से आ सकती है। मोटे तौर पर कैपिटल रिसीट कहां से आती है? या तो एसेट को बेच के, सरकार कहेगी ठीक है LIC को बेच दो पैसा आ जाएगा, एयर इंडिया को बेच दो पैसा आ जाएगा, सारी रोड्स बेच दो, डैम्स बेच दो, ब्रिजेस बेच दो, सब कुछ बेच दो पैसा आ जाएगा, है ना। पहले तो यही करेगी, एसेट बेच के। अब मान लो सरकार ने 100 रुपए के एसेट बेच दिए, LIC बेच दी, इंडियन ऑयल बेच दिया, भारत पेट्रोलियम बेच दी, बैंक्स बेच दिए और 100 रुपए इकट्ठा कर लिया।
अब सरकार के पास कमी कितनी रह गई? अब रह गई 150 रुपए की कमी, 150 रुपए की। अल्टीमेटली अब ये 150 रुपए कहाँ से आएंगे? ये आएंगे पैसा बोरो करके। सो ये जो 150 है अल्टीमेटली एंड में कहाँ से आएगा? बोरो करके। या तो सरकार आरबीआई को बोलेगी पैसा छाप प्रिंट कर मेरे को दे दे, बोरोविंग्स, या सरकार फॉरेन गवर्नमेंट से पैसा उठाएगी, या सरकार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास हाथ फैलाएगी, सरकार किसी और देश के पास जाके पैसा मांगेगी, है ना? तो अल्टीमेटली सरकार पैसा बोरो करेगी और अपने इस बजट को बैलेंस करेगी। अब हर बार सरकार को कोशिश करनी क्या होती है? सरकार को कोशिश ये करनी चाहिए कि ये जो कैपिटल बजट के अंदर ये जो कैपिटल रिसीट है ना, इसके ऊपर बोझ ना पड़े। क्योंकि जब इसके ऊपर बोझ पड़ता है इसको बैलेंस करने का, अभी देखा ना आपने, जब कैपिटल रिसीट अल्टीमेटली फाइनली कैपिटल रिसीट से पैसा जुटाना पड़ता है देश को, सरकार को, तो फिर दो गलत काम होते हैं देश के लिए। या तो एसेट बिक जाता है या फिर लोन चढ़ जाता है सर पे। ये दोनों ही एक तरह से बैलेंसिंग एक्ट है सरकार के लिए, और ये बैलेंसिंग एक्ट सरकार को तब ज्यादा करना पड़ेगा अगर रेवेन्यू बजट में डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा होगी। तो कोशिश सरकार को क्या करनी है कि सरकार एक बजट ऐसा बनाए जिसमें कमी ना आए, पैसे की कमी फील ना हो, और पैसे की कमी अगर फील होगी तो फिर वो सरकार को या तो एसेट बेचने में मजबूर कर देगी या फिर लोन लेने पे मजबूर कर देगी। तो यहां से हमारा एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है विच इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ बजट। तो क्या होता है एक बैलेंस्ड बजट? क्या होता है एक बैलेंस्ड बजट? बैलेंस्ड बजट वो होता है जहां पर सरकार के खर्चे और सरकार की कमाई बराबर हो जाती है ना? सरकार की टोटल एक्सपेंडिचर जब सरकार के टोटल रिसीट के बराबर होगा तब हम बोलेंगे कि जो बजट है वो बैलेंस्ड नेचर का है ना? जैसे कि टोटल एक्सपेंडिचर जब टोटल रिसीट के बराबर हो जाएगा तब हम बोलेंगे कि ये एक बैलेंस्ड बजट है। और आपको पता है एक्सपेंडिचर दो तरह के हैं, रेवेन्यू और कैपिटल, और रिसीट भी दो तरह की है, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। तो जब सरकार की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को जोड़ के टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट को जोड़ के टोटल रिसीट के बराबर आ जाए और इसमें सरकार को कोई भी डेफिशिएंसी महसूस ना हो, तो फिर ये एक बैलेंस्ड बजट है। ठीक है, हर सरकार कोशिश करती है कि वो एक बैलेंस बजट लाने की ट्राई करे, बिकॉज एक बैलेंस बजट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का प्रतीक है, इंडिकेट करता है कि सरकार एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है, सरकार की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, और वो कोशिश करता है कि सरकार फालतू के खर्चे ना करे, क्योंकि जब आप फालतू के खर्चे करोगे तो फिर आपको उसके लिए पैसा जुटाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बैलेंस बजट की जो अप्रोच है वो सरकार को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर से बचाती है। कई बार लेकिन सरकार को एक ऐसी सिचुएशन महसूस करनी पड़ती है या फेस करनी पड़ती है जहां पर उसकी जो रिसीट्स हैं वो उसके खर्चे से कम हो जाती हैं, या फिर उसकी जो रिसीट्स हैं वो उसके खर्चे से ज्यादा हो जाती हैं। उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड बजट। कुछ भी हो, अगर एक्सपेंडिचर रिसीट से ज़्यादा हो जाए या फिर अगर रिसीट एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो जाए, ये दोनों सिचुएशन को ही हम अनबैलेंस्ड बजट बोलते हैं। व्हेन द गवर्नमेंट्स एक्सपेक्टेड estimated expenditure is either more or less than the estimated receipts, then the budget is said to be unbalanced, है ना? जब खर्चे कमाई से ज़्यादा या कमाई खर्चे से ज़्यादा, तो फिर ये एक अनबैलेंस्ड सिचुएशन है। अनबैलेंस सिचुएशन के अंदर दो सिचुएशन है, जब कमाई खर्चे से ज्यादा होगी, यानी कि व्हेन रिसीट्स आर मोर देन एक्सपेंडिचर, देन इट इज अ सरप्लस बजट। सरकार के पास पैसा ज्यादा है लेकिन उसने खर्च कम किया है तो उसके पास कुछ बच गया है, उसको बोलते हैं सरप्लस बजट। और फिर आता है डेफिसिट बजट, यानी कि जब सरकार ने खर्चा ज्यादा कर दिया है अपनी कमाई से, यानी कि सरकार ने कमाए 100 रुपए और खर्च दिए 150 रुपए, तो 50 रुपए का डेफिसिट है। और उल्टा करो, जब सरकार ने कमाए 150 रुपए 150 और खर्चे उसमें से 100, तो 50 रुपीज उसने बचा लिए, सरप्लस है। ठीक है, अब सरप्लस बजट अच्छी सिचुएशन है सरकार के नजरिए से, है ना, क्योंकि उसके पास पैसा ज्यादा आया है, उसने खर्च कम किया है।
और डेफिसिट बजट उसके लिए एक चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि उसको खर्चे ज्यादा करने पड़ रहे हैं लेकिन उसके पास पैसा है नहीं। सो गवर्नमेंट विल कवर दिस गैप, यानी कि सारी प्रॉब्लम तो डेफिसिट बजट की है ना एक तरह से। जब जब बजट अपने आप बैलेंस हो गया, जब रिसीट और एक्सपेंडिचर मैच ही हो गया, 100 रुपए का खर्चा 100 रुपए की कमाई, सब कुछ सही है, तो सरकार को चिंता करने की बात ही नहीं है। जब सरकार के पास कमाई ज्यादा है खर्चे से, तब तो सरप्लस है, और सरप्लस के अंदर सरकार को भी टेंशन नहीं होगी क्योंकि उसके पास पैसा पड़ा है। सारी टेंशन आती कब है? सारी टेंशन आती तब है जब सरकार को डेफिशिएंसी फेस करनी पड़ती है, जब सरकार को ये पता है कि उसके पास जो कमाई है वो उसके खर्चे से कम रह गई है, उसके पास पैसा खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, तब उसको ये डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम आती है। और जब भी डेफिशिएंसी होगी ना, तो वो दो ही काम करेगी, हमेशा दो काम करेगी। या तो वो बोरो करेगी पैसा, या फिर वो अपना एसेट बेच देगी, और उसके पास कोई विकल्प, कोई चॉइस नहीं है। आइदर इट हैज टू फंड द डेफिशिएंसी इन द बजट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, अपनी कोई एसेट बेच के, अपनी कोई संपत्ति बेच के पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, या फिर लोन लेके बोरो करके देश को चलाना पड़ेगा। ठीक है, सारी चर्चा हम करेंगे डेफिसिट के ऊपर, कमी कितनी हो सकती है बजट के अंदर। तो 3 प्रकार की कमी होती है किसी भी बजट के अंदर। वो होता है पहला, रेवेन्यू डेफिसिट। कहता है जब तू रेवेन्यू बजट बना रहा है और उस बजट के अंदर तेरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तेरे रेवेन्यू रिसीट से ज्यादा हो जाए, जब तेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तेरे रेवेन्यू रिसीट से ज्यादा हो जाएंगे, यानी कि जब तू खर्चा कर रहा है ज्यादा और कमा रहा है कम, रेवेन्यू बजट के अंदर हम बात कर रहे हैं सिर्फ रेवेन्यू बजट की, तो रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब तेरे रेवेन्यू रिसीट से ज्यादा हो जाएंगे, तब जो डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। एक एग्जांपल, हमने रेवेन्यू बजट बनाया, उसके अंदर हमने रेवेन्यू रिसीट लिखी और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा। हमने 100 रुपए का रेवेन्यू रिसीट कमाया है और 120 रुपए का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमको करना पड़ा है। अब क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है कि ये दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, बराबर नहीं है, तो इसका मतलब या तो यहाँ पे सरप्लस आएगा या यहाँ पर डेफिसिट आएगा। सरप्लस कब आता? सरप्लस आता जब रिसीट, कमाई खर्चे से ज्यादा होती, पर यहाँ तो उल्टा है, यहाँ पर खर्चा कमाई से ज्यादा है, यहाँ पर एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिसीट। इसका मतलब यहाँ पर ये जो 20 रुपए का खर्चा ज्यादा है कमाई से, इसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। इसको रेवेन्यू डेफिसिट इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये रेवेन्यू बजट का डेफिसिट है, ये किसी और कैपिटल बजट का डेफिसिट नहीं है, ये रेवेन्यू बजट में डेफिसिट है। आपकी रेवेन्यू कमाई और रेवेन्यू खर्चे का डिफरेंस है। ठीक है, अब इस रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है द गवर्नमेंट इज इनएबल, मतलब इट इज शोइंग द इनएबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू मीट द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फ्रॉम रेवेन्यू रिसीट। ये डेफिसिट का मतलब ये है कि सरकार अपने खर्चे अपनी नॉर्मल कमाई से कर नहीं पा रही है, विच मीन्स द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग बियॉन्ड इट्स मीन्स। सरकार अपनी औकात से ज्यादा खर्चा कर रही है, सरकार अपने मीन्स से, उसके पास जो चीजें हैं, उसके पास जो पैसे अवेलेबल हैं, उससे ज्यादा खर्च कर रही है। सरकार अपनी चादर से ज्यादा पैर फैला रही है। ये मतलब है इस रेवेन्यू डेफिसिट का। क्या ये अच्छी सिचुएशन है? किसी भी सरकार के लिए रेवेन्यू डेफिसिट कभी भी अच्छी सिचुएशन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? बिकॉज वो अपने नॉर्मल वर्किंग, अपने डे टू डे ऑपरेशंस, अपने देश को नॉर्मल तरीके से चलाने में भी यहाँ पर पैसे कम हैं उसके पास, उसके खर्चे ज्यादा हैं। अब इसकी इम्प्लीकेशन क्या है? मतलब इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, इसका क्या असर पड़ेगा देश के ऊपर और सरकार के ऊपर? जब सरकार को कमी आ रही है खर्चे को मीट करने में, है ना, यहाँ पे देखो ना, सरकार को 20 रुपए की कमी आ रही है, सरकार 20 रुपए खर्च कर नहीं पा रही है, कहाँ से करेगी? कुछ ना कुछ तो आफ्टर इफेक्ट होंगे इसके। इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, इसका असर क्या पड़ेगा? सबसे पहला असर पड़ेगा कि सरकार को ये रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करना पड़ेगा, और रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा कहाँ से किया जाएगा? कैपिटल बजट के अंदर से। और कैपिटल बजट के अंदर तो दो ही बातें होती हैं, यहाँ तो एसेट बेच के पैसा आता है कैपिटल बजट में,
या लोन लेके आता है। तो इसका मतलब जब रेवेन्यू डेफिसिट आएगा रेवेन्यू बजट के अंदर, वो बोझ डालेगा सरकार को या तो लोन लेने में या एसेट बेचने पे। तो ये है दोनों आंसर इसके। या तो सरकार अपने एसेट बेचेगी, डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, या फिर सरकार को पैसा बोरो करना पड़ेगा। अल्टीमेटली यही होगा। 20 रुपए की जब आपको कमी पड़ जाएगी तो 20 रुपए आप कहाँ से लाओगे? या तो अपना कुछ एसेट बेच दोगे, है ना, सरकार अपना कोई इक्विटी इन्वेस्टमेंट बेच देगी, सरकार कोई कंपनी बेच देगी, है ना, या फिर सरकार कहेगी कि ठीक है यार पैसे नहीं है तो लोन ले लो, बोरो कर लो। इससे क्या होता है, जब सरकार पैसे बोरो करती है कैपिटल अकाउंट से, है ना, कैपिटल रिसीट लेके आती है टू मीट द नॉर्मल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, देन इट लीड्स टू इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। क्योंकि पैसा बोरो करके वो पैसा सरकार खर्च कर रही है तो अल्टीमेटली वो मनी सप्लाई को इंक्रीज कर रही है, और मनी सप्लाई को इंक्रीज करने से इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट होता है, प्राइसेस बढ़ने लगेंगे, इन्फ्लेशन आनी शुरू होती है। और एक प्रॉब्लम और है, ये फ्यूचर में भी रेवेन्यू डेफिसिट का कारण बनेंगे। जब आप आज खर्चा पूरा करने के लिए लोन उठा लोगे या एसेट बेच दोगे तो उसके साथ साथ समस्या जुड़ जाती है। जब आप लोन लेते हो तो उस लोन को चुकाने की भी लायबिलिटी सर पर आ जाती है, और सिर्फ लोन वापस नहीं करना है, लोन के ऊपर का इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा। अब वो जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो क्या होगा, पिछले साल का लोन का इंटरेस्ट इस साल पे करना पड़ेगा, इस साल के लोन का इंटरेस्ट अगले साल पे करना पड़ेगा। तो ये एक तरह से हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के ऊपर लायबिलिटी पास ऑन करते रहेंगे। इसका मतलब ये जो इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा अपनी बोरोइंग्स, उधार के पैसे पे, ये इंटरेस्ट अगले साल फिर रेवेन्यू डेफिसिट का कारण बनेगा, क्योंकि अगले साल फिर ये इंटरेस्ट चुकाने के लिए हमारी कमाई खर्चे से कम रह जाएगी, और उस कमाई को लाने के लिए कैपिटल बजट में फिर बोरो करना पड़ेगा। तो एक तरह से ना ये रेवेन्यू डेफिसिट इंटरेस्ट का बर्डन डालना शुरू कर देगा, और इंटरेस्ट का बर्डन जब डलेगा तो वो अगले साल लार्जर और लार्जर रेवेन्यू डेफिसिट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये तो बात हुई रेवेन्यू डेफिसिट की। बड़ा सिंपल, व्हेन रेवेन्यू बजट इज इन डेफिसिट, व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट इज मोर देन द रेवेन्यू रिसीट्स, तब सरकार को डेफिसिट फेस करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। सिर्फ आपने क्या देखना है, रेवेन्यू बजट, इसमें कैपिटल बजट नहीं देखना है। इसके बाद आता है फिस्कल डेफिसिट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट का मतलब है ओवरऑल डेफिसिट इन दी बजट। पूरे बजट में टोटल जो डेफिसिट आ रहा है उसको हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, और सरल भाषा में फिस्कल डेफिसिट होता है टोटल गवर्नमेंट बोरोइंग्स कितनी है। यानी कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू द अमाउंट दैट द गवर्नमेंट हैज टू बोरो टू मेक द बजट इन अ बैलेंस्ड सिचुएशन। जब सरकार को पूरे बजट को मैच करने के लिए अंत में पैसा बोरो करना पड़ेगा, तो जितना पैसा उसने बोरो किया होगा वो होगा फिस्कल डेफिसिट। या फिर फिस्कल डेफिसिट का एक और तरीका है, फिस्कल डेफिसिट इज टोटल एक्सपेंडिचर, जो टोटल उसने एक्सपेंडिचर करना, चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल माइनस टोटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल, अदर देन बोरोइंग्स, अदर देन बोरोइंग्स। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा। फिर से फटाफट से, टोटल बजट, उसके अंदर रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसा ही था। एक बाइफर्केशन और कर देता हूं, कैपिटल रिसीट के अंदर कैपिटल रिसीट दो तरह से होती है, या तो एसेट सेल या बोरोइंग्स। बस ये याद रखना। अब समझो, अगर मान लो ये 100 रुपये है, ये 120 रुपये है, तो बताओ रेवेन्यू डेफिसिट कितना है? सर रेवेन्यू डेफिसिट 20 रुपये का है, क्योंकि ये माइनस आ गया ना, तो ये 20 रुपये की कमी है इसके अंदर। फिर अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर 50 रुपये है और एसेट सेल 30 रुपये है, तो इसका मतलब ये कितना आएगा? 40 रुपये। सर कैसे पता चल रहा है आपको? ये देखो, 20 रुपये की तो यहाँ पर कमी है, रेवेन्यू बजट डेफिसिट में है, यानी कि 20 रुपये तो कम है आपके पास। उसके बाद आपने 50 रुपये का और खर्चा भी करना है, तो इसका मतलब आपके पास 20 रुपये भी होने चाहिए ये डेफिसिट को पूरा करने के लिए, प्लस 50 रुपये आपके पास और होने चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए, तो आपके पास टोटल 70 रुपये होने चाहिए। अब 70 रुपये लाने की जिम्मेदारी सिर्फ किसके ऊपर है? कैपिटल रिसीट के ऊपर है।
और कैपिटल रिसीट दो ही होती हैं, या तो एसेट बेच के पैसा इकट्ठा करो या पैसा बोरो कर लो। अब सरकार कहती है कि मुझे 70 रुपए चाहिए, ये 70 रुपए कहाँ से आएंगे? सबसे पहले सरकार कोशिश करेगी कुछ बेचने की, डिसइन्वेस्टमेंट करने की। ऐसा क्यों करती है? ऐसा इसलिए करती है ताकि सरकार के सर पे बोझ ना डले लोन्स का। तो सरकार ने बड़ी कोशिश करी एसेट बेचने की और सरकार ने 30 रुपए के एसेट बेच के पैसा इकट्ठा कर लिया। तो 70 रुपए में से 30 रुपए तो आ गए सरकार के पास, और पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पैसा बोरो करना पड़ेगा। तो ये है लास्ट ऑप्शन। ऐसा इसलिए करना पड़ेगा ताकि वो ओवरऑल बजट को टैली कर सके, बैलेंस कर सके। अब हम फिस्कल डेफिसिट किसको बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट होती है ये बोरोइंग्स, इसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। या तो सिंपल फिस्कल डेफिसिट इज द टोटल बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट इन द ओवरऑल बजट। पूरे बजट के अंदर सरकार को कितना पैसा बोरो करना पड़ा, ये होता है फिस्कल डेफिसिट। ऐसे निकाल लो। या फिर दूसरा तरीका क्या है? सारी बातें छोड़ो, दूसरा तरीका क्या है फिस्कल डेफिसिट निकालने का? दूसरा तरीका है फिस्कल डेफिसिट निकालने का, वो ये है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सेप्ट बोरोइंग्स। बोरोइंग्स को छोड़ के सरकार के पास टोटल पैसे की कमाई कितनी हुई है, रिसीट कितनी हुई है, वो माइनस कर दो अपने टोटल खर्चे में से। अब एक एक करके भरते हैं इसको। टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 120 प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर है 50, तो विच इज 170। अब 170 रुपए का खर्चा करना है सरकार को, माइनस सरकार के पास कमाई कितनी है? कमाई है सरकार के पास रेवेन्यू कमाई 100 और कैपिटल कमाई 30। आपने बोरोइंग्स नहीं लेनी। वर्ड क्या लिखा है? टोटल रिसीट, वेदर इट इज अ रेवेन्यू रिसीट और अ कैपिटल रिसीट एक्सेप्ट बोरोइंग। बोरोइंग छोड़ दो। तो टोटल रिसीट कितनी है? 100 प्लस 30, 130। तो कितना आ गया फिस्कल डेफिसिट? 170 माइनस 130 इज 40। अल्टीमेटली मैंने आपको क्या बताया है? मैंने आपको यही तो बताया है कि सरकार को ये पैसा बोरो करना पड़ेगा, तभी तो उसका बजट बैलेंस होगा। बैलेंस करने के लिए जो सरकार को बोरोइंग्स को रिजॉर्ट करना पड़ता है, बोरोइंग्स करनी पड़ती है, वही सरकार का फिस्कल डेफिसिट है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई है। Fiscal deficit is the amount of borrowings that the government has to undertake to meet the expenditure. In order to fund the fiscal deficit, the government can resort to borrowings from RBI. यानी कि फिस्कल डेफिसिट है क्या? टोटल पैसा जो सरकार बोरो करती है। अब वो बोरिंग कहाँ से कर सकती है? बहुत जगह से कर सकती है। आरबीआई से, अब्रॉड से, या फिर अपने देश के अंदर से। आरबीआई को तो बोल सकती है ना डेफिसिट फाइनेंसिंग कर दो, जिसको हम बोलते हैं प्रिंटिंग ऑफ मनी बाय दी आरबीआई। जब सरकार आरबीआई के पास जाए और बोले यार मेरे को तो कमी आ रही है, सरकार कहेगी देश चलाने के लिए मुझे पैसा बोरो करना पड़ेगा, कृपया करके तू मेरे लिए नोट छाप दे। तो आरबीआई जब सरकार के कहने पे नोट की प्रिंटिंग करके, नोट्स प्रिंट करके सरकार को दे देगी, उसको डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। उसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये एक तरह का पैसा बोरो करने का तरीका है। घर के अंदर से ही आपने पैसा जनरेट कर दिया। फिर बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड। बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या है कि बाहर के किसी देश से, बाहर के किसी ऑर्गेनाइजेशन से आपने पैसा बोरो कर लिया। अमेरिका से लोन मांग लिया, है ना, चाइना जापान से लोन मांग लिया, वर्ल्ड बैंक से लोन मांग लिया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पैसे पास जाके पैसे आपने मांग लिए, तो ये है बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड। और तीसरा है बोरोइंग्स फ्रॉम होम। पब्लिक से पैसा मांग लिया, सेविंग स्कीम्स में पैसा डिपॉजिट करवा लिया, या किसी ना किसी और तरीके से सरकार ने अंदर से ही पैसा निकाल लिया लोगों से। The extent of fiscal deficit indicates how far the government is living beyond its own sources to meet the expenditure. जितना ज़्यादा fiscal deficit होगा उसका मतलब होगा कि सरकार अपने सोर्सेस से ज़्यादा खर्च कर रही है। यानी कि जितना उसके पास कैपेसिटी है खर्च करने की, वो उससे ज़्यादा खर्चा कर रही है, और खर्चा करने के लिए सरकार को बोरोइंग्स लेनी पड़ रही है। ये इसका मतलब है। फिस्कल डेफिसिट इज ऑफन एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। आमतौर पर इकोनॉमिक भाषा के अंदर, इकोनॉमिक वर्ल्ड के अंदर फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी की परसेंटेज में नापा जाता है। यानी कि सरकार जीडीपी का कितना परसेंटेज बोरो करती है, और इसकी एक सेफ लिमिट है। वो सेफ लिमिट है 5% के आसपास जीडीपी से ज़्यादा किसी भी
तरह से सरकार के पास लोन नहीं होना चाहिए। तो कोशिश सरकार ये करती है कि वो फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन कर सके और कोशिश ये करे कि जितनी मेरी टोटल जीडीपी है उसका 5% से ज़्यादा मुझे टोटल बोरो ना करना पड़े एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये हो गया फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट असर क्या डालती है, कुछ ना कुछ तो इसकी भी इंप्लीकेशन होगी, इसका भी कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होने वाला है। सबसे बड़ा इफेक्ट तो वही है इसका, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। सबसे बड़ा इफेक्ट ये है क्योंकि फिस्कल डेफिसिट एक तरह की बोरोइंग्स है जो सरकार कर रही है, पैसा बोरो कर रही है, बोरो करके सरकार अपने खर्चे को फंड कर रही है, खर्चा कर रही है। तो पैसा बोरो करके जब आप खर्च करते हो तो वो मनी सप्लाई को बढ़ा देता है। मनी सप्लाई को बढ़ाता है जब वो, तो वो इन्फ्लेशन को जन्म देता है, और इन्फ्लेशन एक तरह का प्राइस लेवल का इंक्रीज है। ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन को जन्म देगा। सेकंड, सरकार डेट ट्रैप में भी फंस सकती है। अगर एक बार सरकार लोन ले ले तो उसको अगले साल ये लोन भी चुकाना पड़ेगा, आने वाले कुछ सालों में लोन भी तो चुकाना पड़ेगा, और साथ साथ इस लोन के ऊपर का इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा। अब अगर अगले साल में सरकार की कमाई उतनी ना हो कि वो लोन चुका पाए, तो वो इंटरेस्ट के बोझ में दबती चली जाएगी, और एक टाइम ऐसा भी आ सकता है इंटरेस्ट को चुकाने के लिए भी लोन लेना पड़ जाए। ठीक है ना, तो इस तरह से एक डेट ट्रैप में फंस सकती है सरकार, और आमतौर पर यह देखा गया है। फिर इंक्रीजेस फॉरेन डिपेंडेंस। जब सरकार एक तरह से लोन मांगती है तो नॉर्मली सरकार बाहर के किसी देश से लोन मांग सकती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास पैसा मांग सकती है, वर्ल्ड बैंक से पैसा लोन ले सकती है। और जब ऐसा करते हो ना आप, तो आपको उनके कुछ ना कुछ जो कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करना पड़ता है। तो एक तरह से आप किसी और के दबाव में आके ये सब कुछ करना पड़ता है। सो इस तरह से फॉरेन डिपेंडेंस खड़ी हो जाती है, और फॉरेन डिपेंडेंस के मतलब आपके इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग, आपकी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस शुरू हो जाती है बाहर के देशों की इंडिया के। फिर है रिटार्ड्स फ्यूचर ग्रोथ। रिटार्ड्स फ्यूचर ग्रोथ का मतलब है कि अगर तूने पैसा बोरो किया, सरकार ने अगर फिस्कल डेफिसिट को फंड किया, पैसा बोरो किया, और वो पैसा बोरो करके सरकार सिर्फ अपने नॉर्मल खर्चे कर रही है ना, यानी कि अगर रेवेन्यू डेफिसिट को फंड करना पड़ रहा है कैपिटल रिसीट से, बोरोइंग से, तो फिर तो ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है, बिकॉज ये पैसा बोरोइंग्स का डेवलपमेंट एक्टिविटी में नहीं जा रहा है, ये तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को पूरा करने में जा रहा है। फ्यूचर जनरेशन इसको लोन को पे भी करेगी और इस इंटरेस्ट के बोझ को भी झेलेगी। तो ये मतलब है फिस्कल डेफिसिट का। इसके बाद दो सवाल खड़े होते हैं हमारे पास कि क्या फिस्कल डेफिसिट हो सकता है बिना रेवेन्यू डेफिसिट के, क्या फिस्कल डेफिसिट पॉसिबल है रेवेन्यू डेफिसिट अगर नहीं है तो कहता है अगर रेवेन्यू बजट बैलेंस है, मान लो ऐसी सिचुएशन है कि जो रेवेन्यू रिसीट है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बराबर है, तो इसका मतलब रेवेन्यू डेफिसिट तो जीरो है ना, रेवेन्यू डेफिसिट तो फिर जीरो है, रेवेन्यू डेफिसिट है ही नहीं, तो क्या तब भी फिस्कल डेफिसिट हो सकता है? हो सकता है। कब होगा फिर फिस्कल डेफिसिट? फिर तब होगा अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसीट से ज़्यादा है तो, है ना। तो अगर रेवेन्यू बजट बैलेंस्ड है लेकिन कैपिटल बजट में डेफिसिट है, अगर यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसीट से ज़्यादा है, तो फिर बोरोइंग्स करनी पड़ेंगी चाहे रेवेन्यू डेफिसिट ज़ीरो हो। या फिर अगर मान लो कि रेवेन्यू बजट सरप्लस में है, रेवेन्यू बजट सरप्लस में है और कैपिटल बजट डेफिसिट में है, और कैपिटल बजट का जो डेफिसिट है वो ज़्यादा है रेवेन्यू बजट के सरप्लस से, तब भी फिस्कल डेफिसिट आ सकता है। तो सवाल ये था कि क्या फिस्कल डेफिसिट बिना रेवेन्यू डेफिसिट के भी आ सकता है? तो आ सकता है। रेवेन्यू डेफिसिट अगर नहीं है, बैलेंस बजट है रेवेन्यू का, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसीट से ज़्यादा है, तो फिर कमी आ जाएगी कैपिटल बजट में, और कैपिटल बजट की कमी बोरोइंग्स करके पूरी होगी, तो फिस्कल डेफिसिट आ सकता है। या फिर रेवेन्यू बजट बैलेंस्ड है या सरप्लस में है, और उसका सरप्लस भी आपके कैपिटल डेफिसिट को पूरा करने में असमर्थ हो जाए, यानी कि कैपिटल डेफिसिट इज ग्रेटर देन रेवेन्यू सरप्लस, देन ऑल्सो देयर कैन बी अ फिस्कल डेफिसिट। सवाल नंबर 2 फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड, क्या फिस्कल डेफिसिट कभी भी एडवांटेजियस हो सकता है? क्या फिस्कल डेफिसिट कभी भी फायदे का सौदा हो सकता है? क्या फिस्कल डेफिसिट किसी सरकार के लिए फायदेमंद है? यस, फिस्कल डेफिसिट तब फायदेमंद है, लोन लेना किसी देश के लिए तब असरदार है, फायदे का सौदा है, जब वो लोन लेके वो फिस्कल डेफिसिट, वो बोरोइंग्स हमारे लिए कैपिटल एसेट को जन्म कर देती है।
यानी कि अगर सरकार पैसा बोरो कर रही है, अगर सरकार ने बोरो किया पैसा फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, देन इट इज गुड, है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए सरकार अगर पैसा बोरो कर रही है और वो कैपिटल एसेट क्रिएट करता है जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी जनरेट होती है, जिससे फ्यूचर इनकम जनरेट होती है, फिर तो ये बोरो करना पैसा आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने के लिए ये लोन ले रहे हो, अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को करने के लिए लोन ले रहे हो, फिर तो भैया ये खतरनाक है, फिर तो ये सरकार के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं हम अपने आखिरी डेफिसिट के ऊपर, विच इज कॉल्ड अ प्राइमरी डेफिसिट। पहला क्या था? रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा फिस्कल डेफिसिट, तीसरा प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। प्राइमरी डेफिसिट शोज द फ्रेश बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। मान लो फिस्कल डेफिसिट है 500 रुपए का, और फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? बोरोइंग्स। सरकार ने 500 रुपए बोरो कर रखे हैं और इसमें से 100 रुपए वो इंटरेस्ट चुकाने के लिए बोरो कर रहा है, तो 400 रुपए फिर क्या हुआ? 400 हुई फ्रेश बोरोइंग्स। ठीक है ना। फिस्कल डेफिसिट होता है टोटल पैसा कितना बोरो किया, उसमें से माइनस कर दो जो हमने इंटरेस्ट चुका दिया, यानी कि 500 रुपए हमने लोन इस साल उठाया, जिसमें से 100 रुपए तो हमने इंटरेस्ट चुका दिया, तो इस साल एक्चुअली में ज्यादा लोन कितना उठाया? एक्चुअली में तो और लोन तो हमने सिर्फ 400 उठाया ना, नेट में 100 रुपए तो लोन का इंटरेस्ट चुकाने में लग गया। तो फ्रेश बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। अब कहता है अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो हो जाए, अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो हो जाए तो इसका क्या मतलब है? फॉर्मूला चेक करो। अगर प्राइमरी डेफिसिट को हम ये बोल रहे हैं फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट, और अगर प्राइमरी डेफिसिट बोले जीरो हो गया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ ना कि फिस्कल डेफिसिट फिर इंटरेस्ट पेमेंट के बराबर है। यही मतलब हुआ इसका। फिर इफ प्राइमरी डेफिसिट इज जीरो देन फिस्कल डेफिसिट विल बी इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट। ये जो मैथमेटिक्स है, विच मीन्स कि हमारे को नया लोन नहीं लेना पड़ रहा। It is not adding to the existing loans. It means that the government has to resort to borrow only for making the interest payment. तो प्राइमरी डेफिसिट क्या दिखाता है? प्राइमरी डेफिसिट दिखाता है कि सरकार को कितना पैसा और बोरो करना पड़ा है इस साल। और अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या कि सरकार को इस साल कोई लोन लेना ही नहीं पड़ रहा है, और लोन अगर लेना भी पड़ रहा है तो वो सिर्फ किसके बराबर लेना पड़ रहा है? इंटरेस्ट को चुकाने के लिए। इसका मतलब सरकार के ऊपर और बोझ नहीं डल रहा है अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो है। ठीक हो गया। तो यहां पर हम लास्ट में बोलते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, और कोशिश ये हो कि रेवेन्यू डेफिसिट कम रहे या ना हो। फिस्कल डेफिसिट क्या है? फिस्कल डेफिसिट है टोटल बोरोइंग्स, सिंपल। या फिर और फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट अदर देन बोरोइंग। बोरोइंग को छोड़ के बाकी सरकार के पास कितनी रिसीट है? और टोटल एक्सपेंडिचर तो आपको पता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल रिसीट मतलब रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट अदर देन बोरोइंग्स। तो दो फॉर्मूले हो गए आपके पास फिस्कल डेफिसिट के। और प्राइमरी डेफिसिट क्या है? प्राइमरी डेफिसिट है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट या इंटरेस्ट ऑन लोन्स। ठीक है, अब हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। एक बार हम करते हैं 2-3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, फिर ये चैप्टर को हम कर देंगे। लो जी, आपको एक डेटा दिया हुआ है, क्वेश्चन ने बोला है रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट निकालो। तो फटाफट से पहली बात रेवेन्यू डेफिसिट, फॉर्मूला लिखेंगे रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। बताओ जी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 100 माइनस रेवेन्यू रिसीट कितनी है? रेवेन्यू रिसीट है 80 की। तो रेवेन्यू डेफिसिट कितना आ गया? 20 का। 100 माइनस 80 इज 20। ठीक है जी, लो जी। अगला क्वेश्चन है फिस्कल डेफिसिट कितना है? फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर होता है? फिस्कल डेफिसिट होता है बोरोइंग्स के बराबर। क्या आपको बोरोइंग्स दिया है डेटा के अंदर? नहीं दिया। तो फिर दूसरा फॉर्मूला, फिस्कल डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट अदर देन बोरोइंग्स। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? निकाल लो। टोटल एक्सपेंडिचर है कैपिटल एक्सपेंडिचर
प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि 100 प्लस 110 210 माइनस टोटल रिसीट कितनी है, रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू इज 80 कैपिटल इज 95 विच इज 175, तो टोटल कितना आ गया फिस्कल डेफिसिट 35 है ना, 25 यस 35। लास्ट प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल माइनस इंटरेस्ट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। फिस्कल डेफिसिट अभी निकाला आपने 35 का, इंटरेस्ट क्वेश्चन ने दिया है 10 का, 35 में से 10 चला गया तो 25 आ गया आपका प्राइमरी डेफिसिट। फॉर्मूला पता है, आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन कहता है प्राइमरी डेफिसिट निकालो, तो निकाल लेंगे प्राइमरी डेफिसिट, कोई बड़ा चैलेंज तो है नहीं। प्राइमरी डेफिसिट होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। फिस्कल डेफिसिट दिया है 9000 माइनस इंटरेस्ट है 900, तो आंसर इज 8100। बहुत सिंपल। लास्ट में फिर से तीनों चीजें निकालने को बोल रहा है, रेवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी डेफिसिट। लिखो जी, रेवेन्यू डेफिसिट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है सरकार का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 80 माइनस रेवेन्यू रिसीट। क्या रेवेन्यू रिसीट दी है, नहीं डायरेक्टली नहीं दी। रेवेन्यू रिसीट दो तरह की, टैक्स नॉन टैक्स। क्वेश्चन ने दिया है टैक्स रिसीट नॉन टैक्स, तो टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना हो गया 47 प्लस 10 57, 80 माइनस 57 इज 23, ये आ गया रेवेन्यू डेफिसिट। अगला है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट सिंपली क्या होता है, बोरोविंग्स, दे तो दी बोरोविंग्स, सीधा ही आंसर आ गया 32। और लास्ट है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट होता है फिस्कल में से इंटरेस्ट को माइनस कर दो। फिस्कल आया था 32 माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है नीचे लिखा है 20, 32 माइनस 20 इज 12, 12 इज योर प्राइमरी डेफिसिट। और हमारा चैप्टर हो गया जी खत्म। मैंने आपको पूरी डिटेल में ये चैप्टर समझा दिया है विद ऑल दी प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपको करने हैं। फॉर्मूला आपको डेफिसिट्स के तीनों याद रखने हैं, क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है, आपका काम है एक बार फिर से इस चैप्टर को रिवाइज करना। कोई भी डाउट आए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख के बताना, मैं पूरी कोशिश करूंगा इन डाउट्स को सॉल्व करने की। और मेरे साथ आप बने रहेंगे अगले नए चैप्टर के लिए। बाय।